नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का इलाका पीओके अब आरएसएस के एजेंडे पर आ गया है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कुछ बड़ी अहम और दिल को छू लेने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि पीओके के रहने वाले लोग भारत पाकिस्तान के संघर्ष के सबसे पहले शिकार हैं। वो पाकिस्तान से आजाद होने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। 1947 में जम्मू कश्मीर पर हुए हमले के बाद लद्दाख के एक हिस्से पर पाकिस्तानी फौज का अवैध कब्जा है। इस हमले में कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसने किसी अपने को न गंवाया हो। इतने जुल्मों के बाद भी यहां के लोग भारत के हमदर्द हैं और भारत से मदद चाहते हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संकेतों में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबा अमरनाथ इस तरफ हैं और मां शारदा उस तरफ। यह दर्द भारत को बहुत चुभता है। राजनाथ सिंह के बयान के अगले ही दिन संघ की तरफ से ऐसा ही बयान आना बताता है कि सत्ता और संगठन के लेवल पर कुछ तो चल रहा है। सबसे पहले आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वो बातें सुनाते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही दूर खड़े होकर बोला है। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। यह कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप ये बात जानते हैं कि सरकार संसद से रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार बार बार अपने इस प्रण को दोहराती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को आजाद कराना है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस मामले को अपने मिशन में शामिल करने का मतलब साफ है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं, इसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रास्तों पर भी जोर शोर से काम शुरू होगा। संघ जब कोई भी रणनीति बनाता है तो वो मल्टी डायमेंशनल होती है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर ऐसा विकास कर रहा है कि पीओके के लोग भी भारत की ओर देख रहे हैं। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के लोग स्वतंत्र भारत के जम्मू कश्मीर के पहले पीड़ित हैं। उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। आज वो तरस रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हम कब स्वतंत्र होंगे? तो सुना आपने कि किस तरह से दत्तात्रेय होसबोले साफ तौर पर संकेत देते नजर आए। सवाल है कि संघ के थिंक टैंक के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे हिंदुस्तान का यह सपना पूरा होगा? क्या मोदी सरकार और संघ मिलकर किसी बड़े राजनीतिक भूकंप की भूमिका तैयार कर रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर आज कुरुक्षेत्र में हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि क्या अब संघ का एजेंडा है पीओके में तिरंगा? सवाल यह भी होगा कि राजनाथ सिंह भारत में शिव पीओके में शक्ति कह रहे हैं तो क्या संकेत दे रहे हैं? क्या पीओके में पाकिस्तान से आजादी का आंदोलन शुरू हो रहा है? सवाल यह भी होगा कि क्या पीओके को भारत से मिलाने का कोई नया रास्ता तैयार हुआ है? और सवाल यह भी होगा कि पाक से आजादी के लिए भारत की ओर देख रहा है पीओके। क्या वक्त आ चुका है पीओके को आजाद कराने का? पीओके को भारत का हिस्सा बनाने पर आरएसएस के बयान के मायने क्या हैं? और सवाल यह भी कि राजनाथ सिंह के बयान से क्या संकेत मिलते हैं? बहस करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लंदन से, पीओके से, पाकिस्तान से और हमारे देश से। सुशील पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीरी पंडित है, स्वागत है आपका। अमजद अयूब मिर्जा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। आरजू कासमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप सभी का स्वागत है। मुझे अभी सुशील पंडित दिख रहे हैं और बाकी मेहमान भी दिख रहे हैं, लेकिन आरजू मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। पीओके में संघ के बयान के मायने ये लगाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में कि कोई एक बड़ी भूमिका तैयार की जा रही है, यानी आरएसएस की मुनादी हो गई है, पीओके की आजादी तय है।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है और वहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा कोई स्टेप होने वाला है जिससे कि कश्मीर का कोई सॉल्यूशन निकले या वो अलग हो पाए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो बहुत सालों से इसके ऊपर बातचीत कर रही हैं, उसके ऊपर लड़ भी रही हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया है। हम भी यही चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल हो, जिस तरफ भी कश्मीर के लोगों को जाना है, जहां वो जाना चाहते हैं वहां जाएं, जहां रहना चाहते हैं वहां पे रहें, उनकी बात की जाए, उन्हीं से पूछा जाए और उनकी मर्जी हो। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सियासत की जा रही है और सिर्फ अपनी अपनी दुकानें चलाई जा रही हैं और वहां के लोगों का कोई भी नहीं सोच रहा, ना पाकिस्तान और ना ही हिंदुस्तान। एक आध स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ जाता है तो फिर जवाब में स्टेटमेंट यहां से भी चला जाता है। ये सिर्फ इसी हद तक है, इसके अलावा वहां पे कुछ होता हुआ मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अमजद अयूब मिर्जा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीओके के रहवासी हैं। आपके सवाल का जवाब मुझे लगता है उनसे बेहतर इस पैनल में नहीं दे सकता है कोई। मिर्जा साहब, ये जो पाकिस्तान के हिस्से वाले, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले अवैध कब्जा वाला कश्मीर है, संघ ये कह रहा है कि वहां के लोग भारत की तरफ मदद की आस लगाए देख रहे हैं। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जिस तरह से विकास हो रहा है, खासकर 370 हटने के बाद जिस रफ्तार से ये सूबा विकास कर रहा है, इससे अब उधर के लोग भी ये चाहने लगे कि हमारे साथ भी भारत आकर खड़ा हो। मिर्जा साहब, देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर बंद पड़ा है। तमाम बार काउंसिल स्ट्राइक पर हैं, तमाम पूरा पुंछ बंद है, ताजरों ने हड़ताल की हुई है, शटर डाउन है, ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की हुई है। कोई शहर ऐसा नहीं है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जहां आज प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। पिछले 5 दिन से मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अरेस्ट हो रही हैं और लोग तंग आ चुके हैं। लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है अब हमारे इस विचार से एग्री कर रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से तो जान छुड़ाना ही है, लेकिन हमने जाना कहां है। और लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ शामिल होना है, हमने वापस जाना है, क्योंकि अब हमने वो बयानिया तोड़ दिया है जो पाकिस्तान का कलमे के रिश्ते का झूठा बयानिया था कि हम मुसलमान, तुम हमारे नेचुरल जो है वो भाई हो। वो हमने जो झूठा जाली बयानिया था टू नेशन थ्योरी का, उसको हमने पास कर दिया है। और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब राजनाथ जी के जो स्टेटमेंट है, व्हेन इज इट गोइंग टू मैच, वर्ड्स आर गोइंग टू मैच एक्शन। हम इंतजार कर रहे हैं, हम तैयार हैं। पीओजे आरज़ू काज़मी, आप इस पे जवाब देना चाहेंगे कि वो भारत। ठीक है मिर्जा साहब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट के साथ यही कहूंगी मिर्जा साहब से कि प्रोटेस्ट तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चल रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह जाहिर है कि जो यहाँ पे जिस तरह से इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसकी भी वजह है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए और जो आपकी साइड का कश्मीर इंडिया का, उनसे भी बात करनी चाहिए और कश्मीर के लोगों को ही फैसला करना चाहिए। ये जो पॉलिटिशियंस मिलके एक अपनी दुकान चला रहे हैं और बार बार इसको, जिसे कहना चाहिए कि मैं तो कहती हूँ साफ के, इस पे बिजनेस चल रहा है। अगर बिजनेस ना चल रहा होता तो बहुत पहले कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया होता। ये बात आपकी सही है कि इस पर पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप तमाम बातें बता रही है पाकिस्तान में होती होंगी। मोदी सरकार ने, भारत की सरकार ने बाकायदा इस पर संसद में रेजोल्यूशन पास किया है। संसद में, पार्लियामेंट में टेबल पर गृह मंत्री का बयान है, रक्षा मंत्री का बयान है, सबके बयान सामने आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई कवायद है। संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आरएसएस इस तरह के बयान बहुत ज्यादा नहीं देता, बहुत सामाजिक और उस तरह की बातें करता है आरएसएस, लेकिन आरएसएस की तरफ से स्ट्रेटेजिक मामलों में एक बयान आना, ये इसके क्या मायने लग रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से असहमत हूँ। आपको अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता याद कीजिए कि आज़ादी पर्व अधूरा है, गिलगित से गारो पर्वत तक, यानी कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो से गिलगित से लेकर के गारो तक, वो सारा भारत जब तक एक नहीं हो जाता, ये आज़ादी अभी अधूरी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन अपनी शाखा में यह एक खेल खेलता है, जिसमें हम सब एक जगह होता है कि ये कश्मीर हमारा है। और जब हम कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है, तो अभी जो वर्तमान हिस्सा है उसके अतिरिक्त जो कश्मीर है वो हमारा है। आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा और संसद में भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके सीट अभी भी रिजर्व रखे जाते हैं, जैसा कोई चुनाव होकर के वहां पर नहीं हो। और हमारे संसद ने इस पर जो है वो पास कर चुका है, रेजोल्यूशन पास कर चुका है। आपको याद होगा कि जब धारा 370 खत्म किया जा रहा था और श्रीमान अमित शाह जी का जब भाषण हुआ था, जब वो जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत दावे के साथ, बहुत गुस्से और आक्रोश में ये कहा था, एक दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी जो है वो भारत का हिस्सा था और होगा, हम उसे लेकर के नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एजेंडे में है। संकेत क्या मिल रहे हैं? ये बयान इस समय आना कि पीओके हमारी तरफ देख रहा है आजादी के लिए, और नंबर 2 है दत्तात्रेय होसबोले, अगर वो इस तरह की बात है, संकेत क्या है? रक्षा मंत्री का बयान भी सेम टाइम में आया है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि दो बयान एक साथ आए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, हर सरकार ने इसके बारे में सोचा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों ने सोचा नहीं था, उस समय भी सोचा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा साहसिक निर्णय नहीं किया है। यह सरकार पर आप विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार जो है उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। और जहां तक जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सवाल है, यदि डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, आप देखेंगे कि कई गुना, जब मैं कहता हूं यूनिवर्सिटीज को लेकर के, जब हॉस्पिटल्स को लेकर के, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के, कोविड के बाद से उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, वो तो जग जाहिर है, लेकिन सवाल फिर से वही आता है कि मदद कैसे पहुंचाई जाएगी। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ आ गए हैं, हमारे साथ अदनान भी आ गए हैं, सुशील पंडित हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो सुशील पंडित जी आपके पास आता हूं, उसके सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अदनान जी आपके पास आऊंगा। सुशील पंडित जी, ये जो जिसकी भूमिका तैयार की जा रही है, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि दो बयान एक साथ आना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे ये बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है ये बयान सुनकर, क्योंकि हाल ही में दत्तात्रेय जी से जो वरिष्ठ हैं हमारे सरसंघ चालक जी, उनके जो अब तक वक्तव्य आते रहे हैं, ये ठीक उसके विपरीत जाता है। इसलिए ये स्वागत योग्य भी है, इसका पूरी देश में बहुत हर्ष के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं आपको याद दिला दूं, केवल पाक कब्जे का कश्मीर नहीं, सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, आज से 75 साल पहले संघ ने अखंड भारत का उद्घोष किया था, और जो आज सरकार सत्ता में है, इनका जन्म अखंड भारत की प्रतिज्ञा के साथ हुआ था, जनसंघ के रूप में। ये सिर्फ पाक भारत के विभाजन के विरुद्ध है। हमारा तक्षशिला भी है, हमारा हिंगलाज भी है, हमारा कटास राज भी है। याद रहे, पाकिस्तान किराए पर है, वो सारी की सारी भूमि हमारी है, और ये एक दिन एक होकर रहेगी। हाँ, पहली किस्त में पाक अधिकृत कश्मीर को वापस आना है, और पाक अधिकृत कश्मीर का वापस आना उतना ही जरूरी और अवश्यंभावी है जितना सूर्य का पूर्व से उदय होना। यह इतिहास की एक दुर्घटना रही है जी। उस समय की सरकारों की कमजोरी रही है, और हमारे तब से 75 वर्षों से सरकारों की नालायकी रही है कि हमने इस विषय में 2 पैसों का निवेश नहीं किया, जबकि पाकिस्तान टुकड़े होने के कगार पर है हमारा कश्मीर हथियाने के लिए। हमने आज तक केवल बयान दिए हैं, केवल संशोधन पास किए हैं संसद में, इस विषय में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। लेकिन आज वक्त आ गया है। ठीक है, वक्त आ गया है। सुशील पंडित जी कह रहे हैं वक्त आ गया है, यानी अदनान जी, पीओके मांगे आजादी, और संघ, क्या लग रहा है संघ ने योजना बना दी है? मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत देर से डिबेट चल रही है, और
जैसे कि संगीत रागी ने भी कहा कि पहले की सरकारों ने भी कोशिश की लेकिन सख्त कदम नहीं उठाए गए। अब वक्त आ चुका है कि हम ये काम पूरा कर सकते हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा भी लग भी रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, देश की संसद ने कांग्रेस के नेतृत्व में सारी पार्टियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। अभिन्न अखंड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इस पर हमें कोई दो राय नहीं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जितने जल्दी हिंदुस्तान में विलय हो उतना बेहतर है। जिस तरीके से भी आज मैं संगीत रागी जी से अक्सर सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वहां की सीटें रिजर्व, बिल्कुल वहां की लोकसभा की सीट भी रिजर्व और वहां की विधानसभा की सीटें भी रिजर्व हैं। निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी अगर किसी तरीके से भी गुलाम कश्मीर आजाद हो और हमारे हिस्से में आए, अभिन्न अंग हमारा बने, गिलगिट से लेकर बाल्टिस्तान तक का जो हिस्सा है हमारे हिस्से में आएगा, निश्चित तौर पर पूरा देश खुले मन से उसका स्वागत करेगा। यहां पर मैं आपसे एक और कहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं विवेक जी। जिस तरीके से कल राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मां शारदा इधर और अमरनाथ जी उधर, ये कैसे हो सकता है कि शिव इधर है और शक्ति उधर हो। इसी तरीके से मेरा विनम्र अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से, हमारी संसद से और हमारे सांसदों से, पूरे देश के सांसदों से, सारी पार्टियों के, मेरा निजी मत है कि इसी तरीके से कैलाश मानसरोवर को भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी का एक केंद्र है। प्रभु हमारे भगवान शिव वहां पर वास करते हैं। उसी तरीके से संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेजोल्यूशन लाए और कश्मीर के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ कैलाश मानसरोवर को भी अपना हिस्सा बनाने की बात करे। इसका भी मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर, मैं उनके पास चलता हूं, उसके बाद आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लस एक और बात, जिस तरह के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं पीओके में, अभी ये प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, वहां के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष व्याप्त हो गया है। मिर्जा साहब देखिए, बात यह है कि ये तो सवाल तय हो चुका है 26 अक्टूबर 1947 को कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक्ट 1935 ने जो पावर्स दी थी प्रिंसली स्टेट्स को, उसमें महाराजा को ये पावर दी थी कि वो डिसाइड करे कि उसने क्या करना है, और हमारे महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। तो ये जो है सवाल के कश्मीरियों को पूछें, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, कश्मीरियों को पूछें, कश्मीरियों को पूछें, कश्मीरियों को पूछ लिया गया। अब तो सवाल ये है, और मैं बड़ा खुश हूं कि ये भाई साहब ने भी और सुशील पंडित ने भी वो बात की जो मैं चाह रहा था करना, लेकिन मैंने वो रोक के रखी कि भाई ये पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान और कैलाश तो हमने लेना ही लेना है। ये पाकिस्तान जो है ये भी एक भारत का हिस्सा है, ये इसको भी वापस हमने लेना है। ये तजर्बा जो पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। आप यकीन करें, बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो कान पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसकी शरारत थी कि ये पाकिस्तान बनाया गया। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आरजू काज़मी जी भी जो है वो दिल्ली में कनॉट प्लेस में शॉपिंग करें और जो है वो बगैर वीजे के पूरे हिंदुस्तान में घूमे फिरें और देखें हमारा देश कितना सौभाग्य है, कितना अच्छा है। और आरजू काज़मी का सफल प्रयोग बता रहे हैं पाकिस्तान को। नहीं, देखें उस वक्त जो कुछ भी हुआ, प्यार करने वाले लोग हैं। वहां का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं आरजू काज़मी जी। देखें, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो दोनों जगह के ही बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि मेरे भी बहुत से दोस्त हैं भारत में। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि इतने सालों से जो एक डिस्प्यूट चल रहा है, इतने सालों से जो एक बातचीत चल रही है, मेरे ख्याल उसको डायलॉग के जरिए ही हल करना चाहिए और उसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। हमने जंगे करके भी देख ली, हमने एयर स्ट्राइक करके भी देख लिया, हमने हर तरह की बातें एक दूसरे के खिलाफ करके देख ली, कोई हल नहीं निकला और उसमें लोगों की जानें ही गई हैं, मजीद परेशानियां ही बढ़ी हैं। तो अब सिर्फ एक डायलॉग ही एक तरीका रह गया है जिसके जरिए जो है बातचीत करके और इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। ये कह देने से कि यहाँ के लोग भारत के साथ जाना चाहते हैं या भारत के कश्मीर के पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये बात किसी हद तक हो सकता है सही हो, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाहते। जो लोग जहां हैं, हो सकता है वो आप कह रहे हल नहीं निकला, लेकिन आरजू काज़मी एक हल निकाल के दिया हमने, एक बांग्लादेश बना और आज आपसे ज्यादा सफल एक
देश है बांग्लादेश, अगर जीडीपी के मामले की बात करें, विकास के मामले की बात करें, ऑन फैक्ट भी बात करें। अदनान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से वेट करें, उनका कनेक्शन बीच में कट गया था, कुछ कहना चाह रहे हैं अदनान मलिक? मैं काफी देर तक डिबेट में थोड़ा लिंक ही नहीं रहा, तो अभी ये मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जी को लेके चल रहा है कि राजनाथ सिंह जी के बयान को लेके चल रहा है तो मेरे डिस्कशंस। तो इसमें जो राजनाथ सिंह जी ने पीओके के बारे में कहा कि हमें वो पीओके लेना चाहिए, बिल्कुल हमें पीओके लेना चाहिए, मगर ये राजनाथ सिंह जी पहले हमारे ऐसे डिफेंस मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने ये बयान दिया है। काफी देर से हमारे जितने भी पीछे से आज तक जितने भी कहते आए हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमें पीओके लेना चाहिए, बिल्कुल हमें पीओके लेना चाहिए। हम काफी देर से इस सीट्स को हम रिजर्व रख रहे हैं अपने पास, मगर आज ये स्टेज आ चुकी है कि हमें उस चीज को फिलअप करना है। मगर एक सबसे बड़ी एक चीज तो ये थी जिसमें ये हमारे जो इन्होंने माँ शक्ति शारदा के बारे में कहा कि वहां पर शिव जी यहाँ पर तो माँ शारदा वहां पर, बहुत देर से हमारे लोगों में रिजल्टमेंट है कि वहां पूजा नहीं हो पाई है। 70 साल से वो जगह जो है वो ऐसे ही बिना पूजा के खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे स्टेट के लोगों का भी, यूटी के लोगों का भी बड़ा ये था कि यहाँ पर एक एटलीस्ट पीओके तो बाद में आप इसका करें जो आपने करना है, मगर एटलीस्ट वहाँ के लोगों के लिए एक पूजा के लिए एटलीस्ट एक कॉरिडोर को खोला जाए। अगर करतारपुर कॉरिडोर खुल सकता है तो ये कॉरिडोर एज ए कॉरिडोर के तौर पे इसको खोल के लोगों को एटलीस्ट एक पूजा के लिए वहां से खोलना चाहिए ताकि लोग पूजा से वंचित। ठीक है, ये आपकी ये मांग तो काफी लंबे समय से रही है, लेकिन ये आप इसमें एड ऑन करें। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशील पंडित उसके बाद में संगीत रागी जी कह रहे हैं कि महाशारदा पीठ के लिए कॉरिडोर भी होना चाहिए। हम तो पूरे के पूरे पीओके के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस प्रकार के आप अभियान में जाते हैं तो आप धीरे धीरे ये स्टेप लेते हैं। तो पहला अध्याय जो है इसका, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा हिस्सा है, और अखंड भारत तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना ही शुरू से रहा है कि ये जो विभाजन है, और महर्षि अरविंद ने भी कहा था, ये विभाजन कृत्रिम है, ये विभाजन टिकेगा नहीं। लेकिन योजना, संगीत रागी जी, संकेत क्या मिल रहा है? मैं फिर से चूंकि आप फिर से उसी बात पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा वापस लेके आ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, चूंकि संघ जो थिंक टैंक माना जाता है बीजेपी से जुड़ा हुआ थिंक टैंक है, अगर थिंक टैंक में इस बात पर बहस चल रही है कि पीओके को वापस कैसे लाया जाए, तो योजना क्या बन रही है? क्या वो तरीका अलग होगा? जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अब लड़ाई के जरिए बदल गए हैं, पारंपरिक युद्ध अब होता नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से युद्ध लड़े जाते हैं। तो ये सारे बयान एक साथ आना, मुझे लगता है किसी बड़े एक्शन की तैयारी लग रही है। देखिए विवेक जी, इस सरकार के अंदर इस प्रकार का ज्योतिष का काम करना जोखिम भरा है। कोई भी ज्योतिष नहीं बन सकता इस सरकार में, और किसी ने नहीं सोचा था। कुछ दिन ही पहले सुबुगाहट ही कि 370 जब खत्म किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा आभास तो लोगों को होता था, बट बहुत पहले आभास हुआ हो ये तो मैं नहीं कह सकता। तो वैसे ही आप जिस प्रश्न का उत्तर हमसे खोज रहे हैं वो टेलीविजन स्टूडियो में तो नहीं आ सकता है। उसका उत्तर जो है वो अजित डोवल और भारत के सेनाध्यक्ष ये बेहतर तरीके से जानते होंगे, प्रधानमंत्री जी के नजर में होगा, और जो शीर्षस्थ पर जो नेतृत्व है वो इसके बारे में हिस्सा। एक टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा जी, जरूर। देखिए सुशील ये राजपूत जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कैलाश मानसरोवर भी आना चाहिए, लेकिन जब ऐसा वो करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो बीज है ना, वो एक ढंग से फिर से छोड़ते हुए जाते हैं। पहले एक बार पाकिस्तान से निपट लीजिए, फिर ताकत अपनी बढ़ाइए, उसके बाद वहां भी लड़ लेंगे। आप कह रहे हैं कि 2 मोर्चे पर एक साथ खोले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले एक मोर्चा आप फतह कीजिए, अखंड भारत। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, एक सवाल सुशील पंडित जी से लेके आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है सुशील पंडित जी, जरूरी नहीं कि पारंपरिक युद्ध हो, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो, क्या कोई अलग तरह का कोई उपाय निकाला गया है, कोई सोल्यूशन निकाला गया है? नहीं विवेक जी, पारंपरिक युद्ध की परिभाषाएं बदल गई हैं, अब परंपराएं बदल गई हैं युद्ध की, लेकिन पाकिस्तान आत्महत्या करने के कगार पर है।
पाकिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है भीतर से, केवल एक ढांचा खड़ा हुआ है और भारत को इसका लाभ लेते हुए अपनी नीतियां बनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का जो भी एक्सपोर्ट है, भारत उस एक्सपोर्ट को स्क्वीज कर सकता है, इतनी इकोनॉमी बड़ी है। भारत अपने इकोनॉमिक मसल का यूज करते हुए पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी कर सकता है, भारत राजनीतिक नाकेबंदी कर सकता है। लेकिन क्योंकि भारत में एक फलता फूलता पाकिस्तान हमने पनपने दिया है, तो भारत की राजनीति, भारत का राजनीतिक नेतृत्व इन विषयों पर किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखता है, फैसला लेने के लिए इच्छुक नहीं दिखता है। हाँ, यदा कदा वक्तव्य देने में बहुत लोग आगे रहते हैं, लेकिन नीतियों में और निर्णयों में वह निष्ठा, वह एक कर्मठता वो नहीं दिख पा रही है। वो जब तक अपनी भीतर की नीतियों में नहीं दिखाई पड़ेगी, जिहाद पर नकेल लगाने की नीति में नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक विदेश नीति में, अपनी सीमा के उस पार शत्रु को बांधने की नीति में कैसे दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले आपको देश के भीतर मजबूती लानी होगी। देश के भीतर जो आज संकट हैं उनको अच्छे से धराशायी करना होगा, फिर देश के बाहर की जो चुनौतियां हैं उनसे मुकाबला करना होगा। लेकिन देश के भीतर ही, मैंने अपने पहले वक्तव्य में आपसे ये निवेदन कि इसी संघ के सरसंघ चालक इनके पिछले 3 साल के वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, वो उन संकटों को फिरौती अदा करते दिखाई पड़ते हैं। वो हमें कहते हैं कि देखिए साहब, वो इतिहास था, उस इतिहास को जिन्होंने रचा वो भी मरखप गए, ना हम लोगों ने ऐसा किया, ना हमारे साथ वालों ने ऐसा किया, अब जैसा है उससे निभा लो, झगड़ा क्या बढ़ाना, अदालत और फिर जो निर्णय आए मान लो। इस तरह की मानसिकता से परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। परिस्थितियों को बदलने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और उस नेतृत्व को पहले देश का मानस बनाना पड़ेगा। मानस को कंफ्यूज करना, उसको दिग्भ्रमित करना छोड़ना पड़ेगा और इन वक्तव्यों में निरंतरता आनी पड़ेगी। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी सख्त, कभी नरम, ऐसे नहीं चल पाएगा। और इन सब भ्रांतियों को दूर करके जब देश भीतर से पुष्ट होगा, तभी हम बाहर के संकटों से भी अच्छी तरह निपट पाएंगे। और उसके लिए वह स्पष्ट नीति, वह स्पष्ट निर्णय आवश्यक हैं। मैं इन बातों को जी, मुझे लगता है आपकी आवाज सुशील जी नहीं आ पा रही है। संगीत रागी जी से मैं सवाल यही लेना चाहूंगा। संगीत रागी, सुशील पंडित ये कह रहे हैं कि कभी नरम कभी गरम, इस तरह से नहीं चल पाएगा। जो वक्तव्य आ रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए। देखिए, मुझे सुशील पंडित जी का मैं सम्मान करता हूं और उनका अपना आकलन है, लेकिन यदि संघ के हिरार्की में दत्ता जी यदि कह रहे हैं, तो संघ की एक काम करने का एक अपना तरीका है, उसमें सबकी सहभागिता होती है। और यदि कोई लाइन आता है तो जहाँ तक एक विश्लेषक के नाते और संघ को 47 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि बिना आपसी विमर्श के कोई भी बात संघ में नहीं रखी जाती है। जिसे आप कहते हैं सामूहिक नेतृत्व, संघ उसकी एक अद्भुत मिसाल है। सामूहिक चेतना का उसमें आप आभास महसूस करेंगे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त संघ का काम करने का तरीका अलग है। बाकी अन्य संगठनों की तरह संघ प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा नहीं करता है। संघ की असली ताकत जो है उसकी जमीन पर का जो स्वयंसेवक हैं वो कैसे काम करते हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति वो बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी, आप बहुत सारी नई चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है या फिर हो सकता है लिया जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि संघ के काम करने के तरीके अलग हैं। संघ यदि आप देखेंगे कि
उस ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करती है कि कोई घटना घटी और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे। स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रिया देती है। संघ का काम स्वयंसेवकों का निर्माण करना है। वो स्वयंसेवक अपनी अपनी जगह से अपने राष्ट्र हित को जानते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इसलिए कहा जाता है संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो स्वयंसेवक जो सत्ता में जब दत्तात्रेय होसबोले, ठीक है, आप अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अभी कुछ भी स्पेकुलेशन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और वो सबसे पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले पीड़ित हैं। इसके मायने को समझने की जरूरत है और इसी को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अदनान मलिक कुछ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अदनान मलिक, मेरी वॉइस काफी देर से मुझे वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। मुझे बड़ा पीओके के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष से आजादी दिलाने की बात हो रही है और आरएसएस की तरफ से भी बयान आया है, रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आया है, तो इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कुछ बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बिल्कुल की जानी चाहिए जी, की जानी चाहिए। और हमें अपनी जो हमारी लैंड है जो पीओके में हमें वापस लेनी है। उसके लिए अब यही हमारे रक्षा मंत्री से हमारा यही है कि रक्षा मंत्री जी अब बहुत हो गया, अब हमें वो जगह दिलाओ। अब तो एक्शन का टाइम है, अब तो अल्फाजों का टाइम तो खत्म हो गया। अभी हमारी थर्ड जनरेशन है जो सुन रही है हमें पीओके वापस लेना है। वी आर द थर्ड जनरेशन। तो अब ये चीजें जो है हम अल्फाजों से तो हम कह रहे हैं, ठीक है, हमारे जज्बात जुड़े हैं इसके पीओके के साथ, मगर अब एक्शन का टाइम है। अब ये अल्फाजों से बात हम नहीं मानेंगे। अब हमने अपनी चौथी या पांचवी जनरेशन को ये नहीं सुनाना कि पीओके हमने लेना है। ठीक है, आरजू काज़मी कुछ कह रही है, करके दिखाना है। ठीक है, आरजू काज़मी कुछ कह रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इस इशू को, कश्मीर के इशू को मैच्योर तरीके से हैंडल करना होगा दोनों तरफ की कंट्रीज को। ये नहीं हो सकता कि इमोशनल होकर आप कहें कि जी जब पार्टीशन होता है बहुत कुछ इधर और बहुत कुछ उधर रह जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से बात करके अगर आप इमोशनल तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो पिछले सालों में बहुत कुछ हुआ है, ना पाकिस्तान कुछ कर पाया और ना ही भारत कुछ कर पाया। 1 इंच भी ना हम ले सके और ना आप ले सके। तो इसको मैच्योर तरीके से इस इशू को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत के जरिए ही इसका हल निकालना चाहिए। अब ये कहना कि नहीं जी क्योंकि 3 जनरेशन देख रही हैं, आपकी आगे 10 जनरेशन भी यही देखेंगी अगर इसी तरीके से यही कुछ होता रहा। लेकिन होना ये चाहिए कि बैठ के बातचीत के जरिए बगैर किसी का खून बहाए, बगैर किसी को बुरा भला कहे, एक मैच्योर तरीके से इस इशू का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मैच्योरिटी लानी होगी इस मामले में। अमजद मिर्जा साहब इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आरजू काज़मी कह रही है कि मैच्योर तरीके से इस मामले को अभी तक हैंडल नहीं किया गया, लेकिन भारत के लिए तो ये अखंडता का सवाल है। मिर्जा साहब, मैं आ रहा हूं सुशील पंडित जी इसके बाद आपके पास। देखिए बात ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को 22 अक्टूबर 2023 की डेडलाइन दी है। आज पूरे 455 दिन रह गए। हमने पाकिस्तान को पूरा टाइम दिया है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की डिमांड के मुताबिक अपनी सेना वहां से निकाले और इस इलाके को छोड़े। तो हमने 22 अक्टूबर 2023, जिस दिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, वही डेट हमने दी है और 2023 दिया है। हमने पूरा टाइम दिया पाकिस्तान को अपनी फौजें निकालने का। हमें पाकिस्तानी फौज के एक एक ठिकाने का पता है कि पाकिस्तानी फौज पीओजेके में कहां बैठी है। हमने यूनाइटेड नेशन को भी ये कह दिया है कि 2023 22 अक्टूबर के बाद हमसे कोई गिला ना करे अगर पीओके में वो सूरत हाल पैदा हो जो बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं निकलेगी तो हम अब भारतीय सेना का इंतजार नहीं कर सकते। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो लूट मार का उसने बाजार गर्म किया, हमारे जंगलात लूट लिए। 42% जंगलात थे, आज सिर्फ 14% जंगलात रह गए। पानी का रुख तब्दील करके पंजाब के लिए बिजली पैदा कर रहे हैं और हमें जो है वो हमारे बिलों के ऊपर सरचार्ज फ्यूल टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं ये आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम अब भारतीय सेना का इंतजार नहीं कर रहे। अगर कोई ये समझता है कि हम अब पाकिस्तान को टाइम दे चुके हैं, 455 दिन रह गए हैं। अगर पाकिस्तान नहीं निकलेगा तो हम इन्हें जूते मार के खुद निकालेंगे पीओजेके से। जी आरजू काज़मी, क्या हालत कर दी आप लोगों ने?
कश्मीर की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मिर्जा साहब थोड़े ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि जो डेट वो दे रहे हैं उस डेट पे कुछ हो पाएगा। और जरूर यही होना चाहिए जो मैं कह रही हूँ कि मैच्योर तरीके से इसको इमोशनल होके ना करें। तो दोनों तरफ बहुत ही इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं, और मेरे ख्याल है दिमाग से काम लेना चाहिए और बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। इतनी भी बुरी हालात नहीं है जो मिर्जा साहब आप बता रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं जाके कश्मीर में देख भी सकती हूँ, मैं पास ही रहती हूँ इस्लामाबाद में। लेकिन बात यह कि इतने हालात अच्छे भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही कि वहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी अगेन बातचीत के जरिए ही हल निकालना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी दूसरी कंट्री को अटैक करने के लिए कहें या यहाँ से तो अवैध कब्जे की बात हो रही है, किसी कंट्री को अटैक करने की तो बात ही नहीं हो रही। देखें, ये तो आप जो वर्ड्स चूज कर रही हैं उसको भी वाइजली चूज करें आप। नहीं, देखें विवेक, ये तो दोनों ही कह रहे हैं। ये तो पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि आपने कब्जा किया, आप कह रहे हैं हमने कब्जा किया है। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक तो गलत कह ही रहा है। लेकिन उस बात को मैं कह रही हूँ कि मैच्योर तरीके से हल निकालना दस्तावेज कहती है कि पाकिस्तान अग्रेसर है। यूनाइटेड नेशन की डॉक्यूमेंट कहती है, रेजोल्यूशन कहता है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें निकाले। ये क्या बात हुई कि हम आपको कहते हैं एग्रेसर, आप हमें कहते हैं एग्रेसर? ये तो कोई बात नहीं है। आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आप देखें, आज 70 साल से हम आपसे यही मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कश्मीर में दहशतगर्दी के अड्डे बना रहे हैं, आप वहां ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, आपने वहां पे फौज, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें आपने हमारे पीओजेके में फौज ना बिठाई हो। आपने जगह जगह फौज की चेक पोस्टें कायम की हैं। आपके पाकिस्तानी फौजी हमारी औरतों का वहां बलात्कार करते हैं। आपके पाकिस्तानी फौजी जो है वो वहां पे हर किस्म का 2 नंबर काम जो है वो वहां पे करते हैं। मंशियात की सारी स्मगलिंग में टिम्बर माफिया के साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान की फौज। तो हम जो है बिल्कुल जज्बात से बात नहीं कर रहे। हमारा तो वो हिसाब है कि तंग आमद बजंग आमद। हम अब भारतीय सरकार का भी मजीद इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात मैं कह रहा हूं, हम तैयार नहीं है। भारत हमारा देश है, हम मिर्जा साहब, इसी किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है। देखिए, इसी किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से भी कही जाती है। पाकिस्तान की तरफ आरजू बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके में, और उसी को लेकर जिक्र हो रही है। सुरेंद्र राजपूत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? धन्यवाद विवेक सांडिल्य, आपको मेरी याद आ गई। लखनऊ में बैठे लोगों को आप वैसे ही भूल जाते हैं। 3-4 बातें मैं कहना चाह रहा था। पहली बात, भारत का नेतृत्व पिछले 75 सालों से बहुत सक्षम है। इसी नेतृत्व ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। इसी नेतृत्व ने सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया। इसी नेतृत्व ने गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया, और यही नेतृत्व पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाएगा, जो कि कांग्रेस की सरकार के समय रेजोल्यूशन हुआ था। आज मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह है कि इसी रेजोल्यूशन के साथ साथ भारतीय संसद कहीं ना कहीं कैलाश मानसरोवर के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास करे, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का, एक हमारी सांस्कृतिक राजधानी का, राष्ट्रीय धरोहर का, सांस्कृतिक धरोहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संसद चल रही है। मेरा निवेदन है सारे सांसदों से कि कैलाश मानसरोवर को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने में लाने का रेजोल्यूशन तो पास करें। बाद में 2 फ्रंट पे, जैसे संगीत रागी साहब कह रहे थे, 2 फ्रंट 3 फ्रंट, आप अभी मत करिए, रेजोल्यूशन तो पास कीजिए। रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। ठीक है संगीत रागी जी, और ये मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त का, मैं आपसे इसका जवाब नहीं ले पाऊंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन संघ का बयान सामने आना, रक्षा मंत्री का बयान सामने आना, यह बताता है कि एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है जिसकी भूमिका देखने को मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।